हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव एरिया। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस क्लोथिंग और फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्लोथिंग। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, सो एज वी हैव स्टडीड ऑलरेडी कि जितने भी स्कॉलर्स थे, साइकोलॉजिस्ट, एथनोलॉजिस्ट, अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी अपने अपने व्यूज दिए कि क्लोथिंग क्यों एग्जिस्टेंस में आई होगी, प्रिमिटिव मैन को क्यों क्लोथिंग की नीड पड़ी होगी। तो इसी तरह से एक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था जेम्स लैवर। उन्होंने तीन हमको ऐसे फैक्टर्स बताए जो क्लोथिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। उन तीन फैक्टर्स का नाम क्या है, उन तीन फैक्टर्स को अब हम जानेंगे। द फर्स्ट वन इज सिडक्शन। क्लोथ्स आर यूज्ड टू अट्रैक्ट वनसेल्फ एंड अदर्स। उनका ये मानना था कि लोग क्लोथिंग क्यों पहनते हैं, लोग कपड़े क्यों पहनते हैं, ताकि वो अपने आप को और दूसरों को प्लीज कर सके। द सेकेंड फैक्टर ही स्टेटेड इज यूटिलिटी, कि लोग कपड़े इसलिए भी पहनते हैं ताकि उनकी बेसिक नीड्स को पूरा किया जा सके, जैसे कि शेल्टर प्रोवाइड करता है क्लोथिंग, एक टाइप का शेल्टर प्रोवाइड करता है, हमको डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस से बचा के रखता है। The third factor here is hierarchy. Clothing also reflects social status and hierarchy. अपनी सोसाइटी में अपनी जगह बनाने के लिए भी लोगों ने क्लोथिंग को पहनना शुरू किया। लेकिन ये जो प्रिंसिपल्स जेम्स लैवर ने दिए थे, ये हर सिचुएशन में फिट नहीं बैठते हैं। इसीलिए हम लोग जो दूसरे हिस्टोरियंस ने चार अदर फैक्टर्स बताए थे, हम उनको फॉलो करते हैं। तो वो चार फैक्टर्स कौन कौन से थे हम जानते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन, नेक्स्ट वन इज रिचुअलिस्टिक, थर्ड इज आइडेंटिफिकेशन एंड एडॉर्नमेंट। हम एडॉर्नमेंट को भी इस वीडियो में आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। एडॉर्नमेंट के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, दैट इज बॉडी मॉडिफिकेशन, स्कैरिफिकेशन, बॉडी टैटूइंग एंड बॉडी पेंटिंग। तो ये जो चार फैक्टर्स है, इनको भी हम इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे एंड एडॉर्नमेंट को हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, सो ध्यान से सुनिएगा। तो हम लोग यहाँ पे पहला फैक्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन का मतलब क्या समझते हैं आप? प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा। जब प्रिमिटिव मैन ने क्लोथिंग पहनना शुरू किया होगा तो प्राइम फैक्टर प्रोटेक्शन ही रहा होगा, क्योंकि जो प्रिमिटिव मैन है उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना था। किससे? जो बाहर क्लाइमेटिक कंडीशंस थी उससे, और वो जो एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटीज करते थे उससे प्रोटेक्शन चाहिए थी। तो उसके लिए कपड़े पहने जाते होंगे। तो सो द प्राइम फैक्टर वाज प्रोटेक्शन। Several scholars say that the need for clothing was born out of physical necessity. Men required clothing in response to the need for protection, क्योंकि उन्हें सुरक्षा चाहिए थी, शेल्टर चाहिए था। किसके अगेंस्ट? टेम्परेचर, रेन, डस्ट, थॉर्न्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। क्योंकि उस टाइम के लोग हंटिंग करते थे, तो ऐसी एक्टिविटीज के लिए भी उन्हें बॉडी पे प्रोटेक्शन, एक टाइप का प्रोटेक्शन चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने कपड़े पहनना शुरू किया। Basically, this factor explains that men need clothing for protection against climate, wild animals, dust, insect, etc. तो ये फैक्टर हमें क्या समझाता है? ये फैक्टर हमें यही समझाता है कि मेन को क्यों क्लोथिंग की जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि वो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता था आसपास के क्लाइमेट से, वाइल्ड एनिमल्स से, धूल से, इंसेक्ट से, एक्सेट्रा। The type of clothing used for protection varied in different geographical regions and in different climatic conditions. तो लोग अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहते थे, तो अलग अलग टाइप के कपड़े पहना करते थे। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है पढ़ना, लेकिन इसको हम चार पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। हम लोग कोल्डर रीजन के बारे में पढ़ेंगे कि जो लोग कोल्डर रीजन्स में रहते थे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करते थे, किस तरह के कपड़े वो पहनते थे ताकि वो ठंड से बच सके। सो कोल्डर रीजन्स हम पढ़ेंगे, हाई टेम्परेचर जोन्स, रेनफॉल एरियाज एंड ट्राइबल कॉस्ट्यूम्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसको हम चार पार्ट में पढ़ेंगे, पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा, आई प्रॉमिस।
सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस कोल्डर एरियाज। सो कोल्डर एरियाज में जो लोग रहा करते थे वो किस टाइप के कपड़े पहनते थे। अब ऑब्वियसली हम आज भी ठंड में किस तरह के कपड़े पहनते हैं, हम उसी तरह के कपड़े पहनते हैं जो हमको वार्मथ दे। तो कोल्डर रीजन में रहने वाले लोग इसी तरह के कपड़े पहले भी पहना करते थे। एस्किमोज वेयर क्लोजली फिटेड गारमेंट इन सेवरल लेयर्स। हम आज भी ठंड में सेवरल लेयर्स पहनते हैं टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड। सो उस एस्किमोज भी कैसे कपड़े पहना करते थे, क्लोजली फिटेड गारमेंट, जो बॉडी हगिंग गारमेंट होते हैं उनको भी वो सेवरल लेयर्स में पहनते थे। किस लिए? ताकि जो बॉडी की वार्मथ है या बॉडी से जो हीट निकलती है वो अंदर ही अंदर ट्रैप हो जाए और हमको वो वार्म रखे। दे वेयर अ फर गारमेंट विच इज सो सूटेड फॉर फ्रीजिंग कोल्ड। वो एक टाइप का फर गारमेंट पहनते थे, वो इतना ज्यादा कोल्ड में वार्म रखता था कि यूरोपियन एक्सप्लोरर्स जो थे उन्होंने भी उसके जैसा ही एक गारमेंट पहनना शुरू कर दिया, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, फर लाइन परकाज। ये जो पिक्चर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको फर लाइन परका, ये जो कोट है इसको परका बोलते हैं। एंड ये जो आप इसके हुड पे यानी कैप पे आप फर देख रहे हैं इसको फर लाइंड परका बोलते हैं। मींस हुड पे फर लगा हुआ है इसीलिए फर लाइन परका इसको बोला जाता है। Pastoral people like Turkomen and Kyrgyz wear 3 or 4 bulky padded kaftan like coat। तो ये जो लोग थे ये किस तरह के कपड़े पहनते थे, ये कोट्स की क्या पहनते थे, लेयर्स पहनते थे, 3 से 4 लेयर पहनते थे और उसके बाद शीप स्किन से बनी हुई ओवर जैकेट पहना करते थे, जस्ट लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर। पहले वो क्या करते थे, 3-4 तो कोट्स की लेयर पहनते थे एंड देन उसके ऊपर से शीप स्किन की जैकेट पहना करते थे ताकि वो ठंड से अपने आप को बचा सके। सो आपने देखा ये पढ़ना कितना इजी हो गया। हमने पढ़ा एस्किमोस क्लोजली फिटेड गारमेंट पहनते थे और जो वो एक टाइप का फर गारमेंट पहनते थे जिसको कि यूरोपियन एक्सप्लोरर्स ने भी अडॉप्ट किया और फर लाइन परका के रूप में पहना। पैस्टरल पीपल ने क्या किया, वो 3 से 4 काफ्तान लाइक कोट्स पहनते थे और उसके ऊपर से शीप स्किन ओवर जैकेट पहना करते थे। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने हाई टेम्परेचर जोन की तरफ। तो हाई टेम्परेचर जोन में यानी कि जहां बहुत ज्यादा गर्मी रहती है वहां पर रहने वाले लोग किस तरह के कपड़े पहना करते थे। अब अगर आप पहली लाइन रीड करें, सो द फर्स्ट लाइन से इज वेयरिंग सेवरल लेयर्स ऑफ क्लोथिंग इज आल्सो सीन इन एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर। मींस ऐसा नहीं है कि जो लेयर्स पहनी जाती थी, ओवर लेयर्स पहनी जाती थी, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कोल्डर रीजन्स में ही पहनी जाती थी, नहीं, हाई टेम्परेचर जोन्स में भी पहनी जाती थी। अब ऐसा नहीं है कि वो लोग कोट्स पहनते थे, बहुत बल्कि बल्कि कोट्स पहनते थे, नहीं, लेकिन लेयर्स ऑफ क्लोथिंग वो पहना करते थे। किस लिए? ताकि उनकी बॉडी डिहाइड्रेटेड ना हो जाए। सो द तुअरेग ऑफ सहारा एंड द बिदौ ऑफ सऊदी अरेबिया वेयर लॉन्ग रोब्स। तो वो लंबे लंबे रोब्स पहनते थे जो आपने मजिशियंस को पहने देखे होंगे, जजेस को पहने देखे होंगे। तो इस तरह के लंबे लंबे रोब्स पहनते थे और किस तरह के वो बने होते थे, कूल कॉटन से वो बने होते थे। ऐसा नहीं है कि उसमें गर्मी लग रही है, कुछ नहीं, उसमें से एयर सर्कुलेशन होता रहता था और कूल कॉटन के वो बने होते थे एंड बहुत लाइट कलर्स में होते थे, बहुत ज्यादा डार्क कलर्स में नहीं हुआ करते थे। In part of Saudi Arabia and Africa, men protect themselves with a loose head covering. सबसे पहले तो आप ये पिक्चर देखिए कि वो इस तरह के कूल कॉटन में लेयर्स ऑफ क्लोथिंग पहना करते थे, वेयर एज इन साउथ अरेबिया एंड अफ्रीका। सो ये वाले जो पार्ट्स थे इसमें भी जो मेन थे वो अपनी हेड पे एक लूज कवरिंग पहना करते थे। किस तरह की? इस तरह की आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जिससे कि उनका हेड, माउथ, नोस्ट्रिल ढका रहता था, सिर्फ उनकी आईज दिखती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, डस्ट और सैंड से उनकी फेस का और हेड का प्रोटेक्शन होता था। ओके, द नेक्स्ट वी विल डिस्कस हियर इज रेनफॉल प्रोन जोन। तो जो लोग रेनफॉल वाले एरियाज में रहते हैं वो किस तरह के कपड़े पहनते थे। द नेटिव्स हु लिव इन कूल टेम्परेचर जोन्स नियर द नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा, तो वो क्या पहनते थे, दे वेयर शॉर्ट पोचो लाइक रेन केप्स। तो वो पोचो जैसे केप्स पहना करते थे, ठीक है, और एक एक तरह की हैट पहनते थे जो कि वोवन होती थी
और वहाँ के जो ट्रीज थे उन्हीं से बनती थी, उन्हीं की लकड़ी से बनाते थे वो लोग। तो वो कैसी होती थी शेप में? सो इस तरह की होती थी, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, कोनिकल शेप में होती थी, कोन शेप में होती थी, जिसकी ब्रिम यानी कि जिसकी एज बहुत वाइड होती थी, जो कि उनको रेन से बचा के रखती थी। So bark fiber is preferable over animal skin in moist and tropical areas since they dry very easily. तो क्या होता था, बार्क ट्री बार्क फाइबर वो यूज करते थे, क्योंकि क्या होता था कि वो एनिमल स्किन से ज्यादा जल्दी ड्राई हो जाते थे, तो वो जो ट्री बार्क फाइबर होता था वही यूज किया करते थे। Okay, so the last we will discuss here is tribal costume, means जो tribes थी, different tribes थी, वो अपने आप को किस तरह के कपड़े पहन के प्रोटेक्ट किया करती थी। So it is important to understand that indigenous clothing in different parts of the world use locally available materials utilizing the craft skill of the people। इसका ये मतलब है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जहाँ पे लोग रहा करते थे, जिस भी एरिया में लोग रहा करते थे, वहाँ के जो लोकली अवेलेबल मटेरियल्स होते थे उसी को यूज करके लोग अपने कपड़े बनाया करते थे। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले ट्रेड करना काफी मुश्किल था। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को सिल्क बहुत इजीली अवेलेबल हो गया, कॉटन बहुत इजीली अवेलेबल हो गया, ऐसा नहीं होता था। लोग जिस एरिया में रहते थे और वहां पे जो भी टाइप का मटेरियल अवेलेबल होता था, उसी में वो अपनी स्किल को यूज करके नई नई चीजें बनाया करते थे। सो एग्जाम्पल आर लेदर गारमेंट्स मेड बाय ट्राइब्स बाय क्लीनिंग ऑफ द लेदर ईदर बाय स्क्रैपिंग अवे एक्सेस एनिमल फैट। तो जो ट्राइब्स होती थी वो हंट करके लेदर के गारमेंट्स बनाया करती थी। तो लेदर के गारमेंट किस तरह बनाया करती थी, वो चमड़ी को उखाड़ के एंड देन उसमें से जो एक्सेस एनिमल फैट जो उस पे स्टिक होता था उसको या तो स्क्रैप कर देते थे अपने टूल्स से, या फिर इवन वो उसको च्यू करके भी निकालते थे। क्योंकि जो ट्राइब्स थे, जो वहाँ के लोकल लोग थे, वो उनको एनिमल फैट खाने की वैसे भी आदत थी, तो वो क्या करते थे, एनिमल फैट को इवन च्यू करके भी वो अपने चमड़े में से हटा के एंड देन लेदर को पहना करते थे। The Ainu of North Japan and Siberian Jalag use fish skins to make waterproof garment। तो ये जो ट्राइब्स थी ये क्या करती थी, ये फिशिंग करते थे, तो फिश स्किन्स को ही यूज करते थे अपने वाटरप्रूफ गारमेंट्स को बनाने के लिए, जिस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिचुअलिस्टिक। तो अभी हमने प्रोटेक्शन फैक्टर को बहुत अच्छे से समझा कि प्रोटेक्शन वाज द प्राइम फैक्टर जिसकी वजह से क्लोथिंग एग्जिस्टेंस में आई होगी। मैन को क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि उसको एक टाइप की सुरक्षा चाहिए थी अपनी क्लाइमेटिक कंडीशंस से, वाइल्ड एनिमल्स से, इंसेक्ट से, और वो जो डेली एक्टिविटीज करते थे उसमें भी उनको कपड़ों की जरूरत पढ़ा करती थी। सो हमने पहला फैक्टर समझ लिया, उसमें हमने 4 रीजन्स के बारे में भी पढ़ लिया। नेक्स्ट फैक्टर इज रिचुअलिस्टिक। अब रिचुअल्स किस तरह से इन्फ्लुएंस कर देते हैं कपड़ों को। आज भी ऐसा होता है कि हमारे रिचुअल्स, हमारी सेरेमनीज या हमारे बिलीव्स हमको कुछ कपड़े पहनने पर सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो रिचुअल्स भी काफी इन्फ्लुएंस डालते हैं क्लोथिंग पर। तो हम ये फैक्टर अच्छे से समझेंगे कि ये फैक्टर क्या कहता है। Primitive man believed that certain costumes could endow special attributes and would protect him from evil। तो पहले के लोग ना मिराकल्स में, मैजिक में बहुत ज्यादा बिलीव किया करते थे। तो पहले के लोग क्या बिलीव करते थे कि सर्टेन अगर वो कॉस्ट्यूम्स पहन लेंगे, मान लीजिए लायन के दांत अगर उन्होंने एक नेकलेस बना के पहन लिया, तो उनको ये लगता था कि लोग उनसे डरने लगेंगे। तो उनको ऐसा लगता था कि स्पेशल कपड़े पहनने से क्या होगा, हमारे अंदर कुछ शक्तियां आ जाएंगी जिसकी वजह से हम इविल आइज से प्रोटेक्टेड रहेंगे। Certain parts of animals like claws, hooves and teeth were worn as accessories as you can see in the picture, and उनको ऐसा लगता था ये सारी एक्सेसरीज पहन के कि वो हमारी स्ट्रेंथ को और बढ़ा रहे हैं। In Egypt,
The lion's tail and claws, being symbolic of bravery, vigor and shrewdness, were an important part of the pharaoh's regalia. Means वहाँ के जो किंग थे, इजिप्शियन किंग को फराव कहा जाता था, तो वहाँ के जो किंग थे उनकी सभा का या उनकी सेरेमनीज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ करता था. Again, sometimes the hunter felt that wearing hooves and horns may transmit inevitable qualities of that animal. तो जो हंटर्स थे वो क्या मानते थे कि अगर वो हूव्स और हॉर्न्स पहन लेंगे तो उसमें उनके अंदर उस पर्टिकुलर एनिमल की क्वालिटीज आ जाएंगी जिससे कि वो उसकी तरह बिहेव करने लगेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी लायन के टीथ का एग्जाम्पल दिया था, तो अगर मान लीजिए लायन के टीथ में नेकलेस बना के पहन लेती हूँ, तो उस टाइम के लोगों का मानना ये था कि लायन की जो शक्तियां हैं या लायन के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो उनके अंदर आ जाएंगे, उसकी जो शक्तियां हैं वो उनके अंदर आ जाएंगी. ऐसा लोग पहले बिलीव किया करते थे. इवेंचुअली थ्रू ऑस्पिशियस एसोसिएशन ही अडॉप्टेड अ सर्टेन एनिमल एज हिज फैमिली सिंबल. तो कुछ लोगों ने ऐसे ही कुछ एनिमल्स को अपनी सिंबल बना लिया और आगे जनरेशन टू जनरेशन वो पास हुआ. From earliest times, articles of clothing were also worn to ward off the evil eye. आज भी कुछ ऐसी चीजें पहनी जाती हैं, कुछ ऐसे ताबीज, कुछ ऐसी एंकलेट्स पहनी जाती हैं जो कि माना जाता है जो कि इविल आई से हमको प्रोटेक्ट करेगी. To combat malignant forces around, they believed only magic could help. तो उस टाइम के लोगों का क्या बिलीव रहा होगा कि जितनी भी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, उनसे लड़ने के लिए सिर्फ मैजिक ही, सिर्फ मिरेकल्स ही हमारी हेल्प कर सकते हैं. फॉर वीमेन द ग्रेटेस्ट फियर और कर्स वाज दैट ऑफ स्टर्लिटी. स्टर्लिटी का मतलब होता है अगर कोई विमेन माँ ना बन पाए तो वो उस टाइम की विमेन के लिए सबसे बड़ा कर्स और सबसे बड़ा फियर हुआ करता था. तो इसके लिए वो क्या करती थी, काउरी शेल्स, जो आपने सीप की तरह से एक बीड देखा होगा, तो इस तरह के बीड्स आते हैं मार्केट में, तो काउरी शेल्स को वो पहनती थी क्योंकि वो वुमेन्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिजेंबल करता है. तो उनकी क्लोथिंग और एक्सेसरीज में वो हर जगह यूज किया जाता था. मैं भी आगे उसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी. इट इज द सेम बिलीव दैट कॉज बोथ पॉजिटिव एंड मॉडर्न मेन टू वेयर एम्यूलेट्स, रिंग्स एंड अदर एडॉर्नमेंट्स. तो आज भी लोग ताबीज, अलग अलग पत्थरों की अंगूठियां और अदर एडॉर्नमेंट्स पहनते हैं जो कि उनके गुड लक चार्म्स की तरह होते हैं. तो ये आप देख सकते हैं, लोग इस तरह से हूव्स एंड हॉर्न्स पहना करते थे जैसा कि इन दो पिक्चर्स में दिखाया गया है. एंड ये काउरी शेल्स है जो विमेन की क्लोथिंग में बहुत ज्यादा यूज किया जाता था. आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा होगा. सो लेट्स डिस्कस फर्दर द सेम फैक्टर. Certain costumes and ornaments also identify the wearer with gods, heroes and other men. तो कुछ इस तरह की लोग इस तरह की कॉस्ट्यूम्स पहन लेते हैं जो कि गॉड्स की तरह दिखती है या किसी और पर्सनालिटी की तरह दिखती हैं. For primitive people, this identification was actual, while in contemporary times it is more symbolic. अगर मैं आज देवी दुर्गा की कॉस्ट्यूम पहनती हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं उनको रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं उनको सिंबलाइज कर रही हूँ कि हमारी माँ ऐसी ही दिखती होंगी. लेकिन पहले के लोगों के लिए क्या होता था, पहले के लोगों के लिए आइडेंटिफिकेशन एक्चुअल होता था, वो उनको ही अपनी देवी मान लिया करते थे. थिएटर विच हैज इट्स ओरिजिन इन एंशियंट टाइम्स. सो एंशियंट टाइम्स में ये मूवीज वगैरह कुछ नहीं हुआ करती थी, प्लेज होते थे, छोटे छोटे प्लेज हुआ करते थे, थिएटर्स हुआ करते थे. Ranges from simple play acting by children at play home or at school to the most sacred performances जैसे कि रास लीला, राम लीला हुआ करती है आज भी. In theater, costumes appear to disguise the wearer's individuality and transform him into a different persona. आज भी हम मूवीज वगैरह में देखते हैं तो क्या होता है, जब एक्टर एक्ट करता है तो वो अपनी इंडिविजुअलिटी छोड़ के कैरेक्टर में घुसने की कोशिश करता है. सो क्या होता है, वियरर की अपनी कॉस्ट्यूम्स भी यही काम करती है. कॉस्ट्यूम्स वियरर की अपनी पर्सनालिटी को अलग रख के एक डिफरेंट पर्सोना या एक डिफरेंट कैरेक्टर में उसको ट्रांसफॉर्म कर देती हैं. Some costumes are also associated with religious significances.
A religious head or priest can be recognized by specific clothes which proclaim his religious role and authority. तो आप एक पंडित को उसकी ड्रेसिंग से ही पहचान सकते हैं, उसके कॉस्ट्यूम से ही पहचान सकते हैं कि उसकी रिलीजियस रोल क्या है और वो किस पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करता है. Believers and followers of different religions have distinctive clothes or accessories for reason of respect, actual or symbolic identification with God. तो different रिलीजन्स को जो लोग मानते हैं वो अपने अपने हिसाब से एक्सेसरीज, आई एम सो सॉरी, अपने अपने हिसाब से एक्सेसरीज और कपड़े पहना करते हैं. सो हियर हमारा रिचुअलिस्टिक फैक्टर भी हमने डिस्कस कर लिया है. आई होप यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी. इफ अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं एंड आई विल रियली हैप्पी टू आंसर. ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट फैक्टर पे, दैट इज आइडेंटिफिकेशन. अब आइडेंटिफिकेशन से क्या समझ में आता है? किसी किसी की आइडेंटिटी या किसी की पहचान ऐसी होना कि हम दूसरे इंसान को उसके कपड़ों से ही पहचान सके. तो क्या इस फैक्टर का क्या कहना है? इस फैक्टर का ये कहना है कि कपड़े ही एक इंसान की पहचान हो सकते हैं. Clothes are the most visible index of the status of a person, identifying their class, caste and profession. तो इसमें हम different types पढ़ेंगे कि social status कैसे दिखाता है, एक इंसान के कपड़े उसका social status कैसे दिखाता है. In most societies, people show their status and wealth through their clothes, colors and fabrics. तो इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटी इन मॉडर्न वर्ल्ड ऑल्सो क्या करते हैं लोग? अपनी वेल्थ कैसे दिखाते हैं? अपने कपड़ों के थ्रू, अपनी कलर चॉइसेस और अपनी फैब्रिक चॉइसेस के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल, बीइंग कंप्लीटली न्यूड वाज सीन एज अ साइन ऑफ लो स्टेटस. स्लेव्स कुड बी नेक्ड बिकॉज दे वर कंसिडर्ड एज नॉन पर्सन्स, की उनकी अपनी तो कोई इंडिविजुअलिटी है नहीं, वो किसी और के गुलाम है, वो किसी और के स्लेव्स है. In ancient Peru, the Mokia people would take away the clothes of their prisoners. क्यों करते थे वो ऐसा? This act was meant to remove the prisoners' social status and dignity, making them feel less human. Throughout history, rulers have used laws to keep a clear difference between themselves and common people. तो वो किस तरह से करते थे? कपड़ों के थ्रू ही किया करते थे. बट कपड़ों में भी किस तरह से करते थे? उनके वो कुछ लॉज बनाते थे. अब किस तरह के कानून बनाया करते थे? वो इस तरह के कानून बनाया करते थे कि जितनी भी रिच फैब्रिक्स है, जैसे कि सिल्क, वेलवेट, जितनी भी तरह की ऑर्नामेंटेशन है, जैसे कि गोल्डन एम्ब्रॉयडरी हो गई, सिल्वर एम्ब्रॉयडरी हो गई, लेस पर एक्सेट्रा, वो सब कुछ रिजर्व्ड होता था किसके लिए? रॉयल्टी के लिए. कॉमन पीपल उसको पहन ही नहीं सकते थे. So certain colors also were reserved for the nobility, that is purple, gold, red, blue, etc. So commoners क्या? commoners बेचारे सिर्फ white और pale yellow में ही रह जाया करते थे. In 17th century England, even the length and the style of clothes and accessories were controlled by these laws. मतलब इस तरह के भी लॉज बनाए गए कि जो लॉन्ग लेंथ के कपड़े हैं वो सिर्फ रॉयल्टी ही पहन सकती हैं, जो कॉमनर्स हैं वो सिर्फ एंकल लेंथ कपड़े ही पहन सकते हैं. सो द नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रैंक. क्लोथ्स किस तरह से एक इंसान की रैंक को दिखा सकते हैं? क्लोथ्स कैन शो रैंक एंड पावर. इसको हम आम आर्मी की जो यूनिफॉर्म होती है उसके रेफरेंस में समझेंगे. They can intimidate others and make them obey. तो उनकी जो यूनिफॉर्म है वो ही उनकी पर्सोना को दिखाती है कि वो एक आर्मी ऑफिशियल है. तो क्या करते हैं लोग? उनको ओबे करना स्टार्ट करते हैं. दे क्रिएट अ सेंस ऑफ लॉयल्टी एंड आइडेंटिटी अमंग मेंबर्स. तो उनकी जो फेलो मेंबर्स होते हैं, जो उनके साथ ऑफिशियल्स होते हैं, उनके साथ के लोग होते हैं, उनमें एक लॉयल्टी और एक कॉमनैलिटी डेवलप होती है. They show hierarchy through details like number of buttons, insignia and ribbons like this. Okay, the next is identification of profession. आप कपड़ों के थ्रू एक इंसान का प्रोफेशन भी बता सकते हैं. कैसे? In modern times, certain clothes show a person's authority or profession. For example,
Judges wear robes and wigs like you can see in this picture. तो आप आराम से पहचान सकते हैं इनकी ड्रेसिंग से, इनकी यूनिफॉर्म से, कपड़ों से कि इनका पर्टिकुलर प्रोफेशन क्या है. ऑन द अदर हैंड convicts have specific clothing to distinguish them. Means जो culprits होते हैं, जो सस्पेक्ट्स होते हैं, उनकी भी अपनी एक क्लोथिंग होती है ताकि वो और लोगों से थोड़ा अलग दिख सके. और ये पुलिस ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म से भी आप आराम से पहचान सकते हैं कि उनका प्रोफेशन क्या है. Next is identification of marital status. Dress and ornaments can show a woman's social and marital status. Among nomads, a girl can border her silk head cloth with coins to show she is ready for marriage. अगर कोई लड़की रेडी फॉर मैरिज है तो वो किस तरह से इसको अपने कपड़ों पे दिखा सकती है. वो जो भी हेड गियर पहनती है या जो हेड पे कपड़ा बांधती है उसमें सिल्वर कॉइन्स को अटैच करने से, सिल्वर कॉइन्स को लगाने से ये अपने आप ही समझ आ जाता है कि वो मैरिज के लिए रेडी है. When engaged, she also wears a white scarf. तो अगर उस लड़की की एंगेजमेंट हो जाती है तो वो एक व्हाइट स्कार्फ भी पहन सकती है. A widow who wants to remarry braids her hair under a black scarf. तो एक अगर विधवा है वो चाहती है रीमैरी करना तो आप एक ब्लैक स्कार्फ के अंदर वो क्या कर सकती है, अपने हेयर्स को ब्रेड करके रख सकती है. सॉरी, हेयर्स नहीं, हेयर. In parts of India, married women wear vermilion, that is सिंदूर पाउडर, in their hair parting. तो ये तो बहुत ही कॉमन है कि इंडिया में मैरिड वुमेन अपनी हेयर पार्टिंग में सिंदूर पाउडर को अप्लाई करती है और एक मंगलसूत्र नेकलेस पहनती है जिससे कि ये पता चलता है कि वो एक मैरिड वुमेन है. In Western culture, a wedding band on their ring finger indicates marital status. Okay, the next is in identification of individual status in a tribe. अब ट्राइब का मतलब ये नहीं है कि जो आदिवासी लोग हैं या जो ट्राइबल लोग हैं उनकी बात हो रही है, नहीं. ट्राइब मीन्स एक ग्रुप. तो आपका इंडिविजुअल स्टेटस एक ग्रुप में कैसे दिख सकता है या आप कैसे पता लगेगा कि आप किस पर्टिकुलर ट्राइब को बिलोंग करते हैं. Costumes help identify special individuals by showing their authority and instilling fear or awe in others. मान लीजिए आप एक ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, उसमें एक लीडर है. तो एक लीडर अपने आप का अपना इंडिविजुअल स्टेटस कैसे दिखा सकता है अपने पूरे ग्रुप में. वो एक सर्टेन एक्सेसरी या सर्टेन क्लोथिंग पहन सकता है ताकि उसके स्टेटस का, उसकी हायरार्की का, उसकी रैंक का पता चले. A warrior's costume highlights his physical strength. A tribal shaman wears special clothes and a mask and carries accessories to show that he has the power to heal or expel evil. Next factor, this is the last factor. अभी तक हम 3 फैक्टर डिस्कस कर चुके हैं. प्रोटेक्शन, रिचुअलिस्टिक एंड आइडेंटिफिकेशन. द लास्ट वन इज एडॉर्नमेंट. एडॉर्नमेंट के टाइप्स भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, सो एडॉर्नमेंट से क्या समझ में आता है. एडॉर्न का मतलब होता है सजाना, खुद को सजाना. सो ब्यूटिफिकेशन ऑफ द सेल्फ थ्रू डेकोरेशन ऑफ क्लोथ्स. किस तरह से हम अपने आप को ब्यूटिफाई कर सकते हैं, सजा सकते हैं, अपने आप की ब्यूटी को बढ़ा सकते हैं क्लोथ्स के थ्रू भी, या फिर बॉडी में कुछ चेंजेस करके ही या कुछ एक्सेसरीज पहन के ही हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को एडॉर्न कर सकते हैं. सो फर्स्ट पार्ट हम इसमें पढ़ने वाले हैं एडॉर्नमेंट थ्रू क्लोथ्स. तो पहले के टाइम में क्लोथ्स के थ्रू कैसे लोग अपने आप को सजाया करते थे, अपने आप को एडॉर्न किया करते थे. वाइल द प्राइम फंक्शन रिमेन्स सेल्फ प्रोटेक्शन. क्लोथ्स का जो प्राइमरी फंक्शन था जिसकी वजह से लोगों ने क्लोथ्स पहनना शुरू किया, दैट वाज द प्रोटेक्शन फैक्टर, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. इंडिकेशन ऑफ सोशल स्टेटस, ताकि सोसाइटी में उनकी एक अलग पहचान हो. वर्थ को दिखाने के लिए एज, ऑक्यूपेशन. ह्यूमन ऑल्सो पैंडर to their self vanity which enhance their physical attributes. लोग कपड़े इसलिए भी पहनते हैं ताकि वो अपने आप को और दूसरों को प्लीज कर सके और अपने एट्रीब्यूट्स को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सके. इन प्रिमिटिव एंड ट्राइबल सोसाइटीज पीपल यूज्ड इजीली अवेलेबल. ये हमने पहले भी डिस्कस किया. क्या होता था कि पहले ट्रेड करना काफी मुश्किल हुआ करता था, तो लोग अपने एरिया में अवेलेबल मटेरियल्स को यूज करके नए नए क्राफ्ट्स सीख कर और उससे कपड़े बनाया करते थे. As you can see here, it is written used easily available indigenous and natural materials such as flowers, seeds,
सी शेल्स, वुड, प्रेशियस स्टोन्स, एनिमल पार्ट्स लाइक टीथ, बोन, फर, फेदर्स एक्सेट्रा। तो इन्हीं को यूज करके वो क्या करते थे, अपने क्लोथ्स को और भी ज्यादा सुंदर बनाया करते थे। सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कलर, टेक्सचर एंड शेप, they also discovered methods of crafting। तो लोग जैसे जैसे इवॉल्व हुए, जैसे जैसे आगे बढ़े, तो उन्होंने नए नए क्राफ्टिंग मेथड्स को भी खोज निकाला, जैसे कि वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, ताकि वो अपने कपड़ों को और भी ज्यादा अच्छे से सुंदर बना सकें। तो इनकी कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें, हिस्ट्री हैज इंस्टेंसेस वेयर द desire for adornment occasionally transcends practical concerns like comfort। मीन्स इतना ज्यादा क्रेज बढ़ गया लोगों में कपड़ों को ब्यूटीफाई या अपने आप को ब्यूटीफाई करने का, कि उन्होंने कंफर्ट को बिल्कुल ही साइड रख दिया और इस तरह के कपड़े पहनने लगे जो बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल थे। When exaggeration dominated other factors, the resultant look may be डिस्टिंक्टिव। ठीक है, डिफरेंट आप लगोगे, वो लोगों के मन में था कि मुझे डिफरेंट लगना है और लोगों से, मुझे अपने कपड़ों में कुछ ऐसा करना है कि मैं बिल्कुल सबसे अलग और अच्छा दिखूं, लेकिन कभी कभी वो इतना ज्यादा डिफरेंट कर जाते थे कि वो इम्प्रैक्टिकल लगने लगता था। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज अ शू कॉल्ड पोलिन दैट वॉज वॉर्न इन मिडाइवल टाइम्स। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, तो इस तरह के शू होते थे, ओरिजिनेटिंग इन फ्रांस, फ्रांस से ओरिजिनेट हुए। दिस शू एक्सटेंडेड टू सच एग्जैजरेटेड लेंथ दैट इट हैड टू बी हेल्ड इन हैंड व्हाइल वॉकिंग। मीन्स इसकी जो ये आगे का पोर्शन है, शू का जो आगे का पोर्शन है, ये इतना ज्यादा एग्जैजरेट, मीन्स इतनी ज्यादा लेंथ इसकी बढ़ गई। आप इसी पिक्चर में देख सकते हैं कितनी ज्यादा लेंथ है, इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लिटरली वॉक करते टाइम आपको उनको हाथ में पकड़ना पड़े, और एल्स टाइड बैक टू द एंकल, या फिर इतनी होती थी कि वो पीछे एंकल पे राउंड करके बांधे जाते थे विद अ रिबन। इसके बाद क्या हुआ, जब लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी तो इसके लिए कानून बनाया गया, उसमें लेंथ को रेस्ट्रिक्ट करा गया कि टो की लेंथ 6 इंचेस फॉर कॉमनर्स। कॉमनर्स जो थे वो सिर्फ अपने शू की जो टो की लेंथ थी वो 6 इंचेस रख सकते थे। 12 इंच फॉर जेंटलमैन जो काम करते थे, जो अच्छी ऊपर पोस्ट पे थे, एंड 24 इंचेस फॉर रॉयलिटी। सो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, वॉकिंग वॉज वेरी डिफिकल्ट विथ सच एग्जैजरेटेड लेंथ। इसका एक और एग्जाम्पल देखें, इन 18th सेंचुरी इंग्लैंड एन एग्जैजरेटेड मोड ऑफ क्लोथिंग वाज दैट ऑफ टाइट ब्रीचेस फॉर मेन विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर देम टू इवन सिट डाउन। तो इस तरह के शॉर्ट ट्राउजर्स बनाए गए, इनको ब्रीचेस बोला जाता था बेसिकली। ये इतनी टाइट होती थी कि इवन इसमें बैठना तक मुश्किल हो जाता था मेन को। इन 19th सेंचुरी विक्टोरियन कॉर्सेट क्रिएटेड द डिजायरेबल टाइनी वेस्ट साइज। तो लड़कियों में क्या होता है, वेस्ट साइज को लेके काफी काफी परेशान रहती हैं कि वेस्ट साइज मेरा कम दिखना चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी हो। सो कॉर्सेट एक टाइप का आया, क्लोथिंग आई जिसने जो वेस्ट साइज थी वो तो डिजायरेबल बना दी कि टाइनी वेस्ट हो जाएगी, लेकिन उसमें सांस लेना तक भी मुश्किल हो जाता था, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इतना टाइट वो हुआ करता था। Okay, let's see one last example of this is the hoop skirt. In 18th century Europe, women's skirt expanded tremendously, means skirt की जो width थी वो इतनी ज्यादा बढ़ गई, therefore had to be supported by layers। बहुत सारी layers पहनी जाती थी, आपने सिंड्रेला में भी देखा होगा, पेटीकोट्स की या अंडर स्कर्ट्स की बहुत ज्यादा लेयर्स पहनी जाती थी। इस पर्टिकुलर स्कर्ट को पैनियर बोला जाता था। अ लाइटर सपोर्टिंग फ्रेम, ये एक फ्रेम होता था जिसके ऊपर लेयर्स पहनी जाती थी। इट वॉज मेड ऑफ ग्रेजुएटेड ऑबलोंग शेप बोन हुप्स, मीन्स बोन की बनी होती थी, और आप देख सकते हैं इस तरह का एक फ्रेम स्ट्रक्चर हुआ करता था बेसिकली। इसके ऊपर लेयर्स पहनी जाती थी स्कर्ट की। तो इतना ज्यादा ही हिप से वाइड हो जाता था कि इवन आप डोर्स और स्टेयरवेज से भी पास थ्रू नहीं कर पाएंगे।
Okay, so that was about adornment through clothes. अब हम adornment of the body के बारे में बात करेंगे. The concept of beauty have been a variable factor in different societies and at different periods in history. दिस इज डन थ्रू 4 डिफरेंट मेथड्स. बॉडी यानी अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि हम क्लोथ्स के थ्रू कैसे अपने आप को सजा सकते हैं, एडॉन कर सकते हैं, बट बॉडी में हम ऐसे क्या चेंजेस करें जिससे कि हम अपनी बॉडी को सुंदर बना सकते हैं. तो पहले के लोग ऐसा क्या करते थे कि वो अपनी बॉडी में चेंजेस करते थे अपनी बॉडी को एडॉन करने के लिए. तो 4 डिफरेंट मेथड्स का यूज करते थे बेसिकली. बॉडी मॉडिफिकेशन, स्कैरिफिकेशन, टैटूइंग एंड बॉडी पेंटिंग. इनको भी हम इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे. बॉडी मॉडिफिकेशन क्या होती थी? बॉडी में ही कोई चेंज कर लेना, मीन्स बॉडी की जैसी शेप है, जैसी चीजें हैं, उसको ही मॉडिफाई कर देना, उसको ही चेंज कर देना. It has many examples of which one is now abolished practice of Chinese foot binding. अगर मैं आपको ये दिखाऊंगी ना, it is very very painful to even see. This ancient custom considered as the ultimate expression of feminine beauty and a social status by a Chinese women. तो Chinese women इसको basically practice करते थे और क्या करते थे, वो अपने फुट को इस तरह बाइंड करते थे कि वो एक आर्टिफिशियल हील का रिप्रेजेंटेशन देता था. मैं इसकी पिक्चर आपको दिखाती हूँ. बेसिकली ये नॉर्मल हमारा फुट है, उसको इस तरह से टाई करते थे कि वो एक आर्टिफिशियल हील की रिजेम्बलेंस दे. आप सोच सकते हैं कि कितना पेनफुल होता होगा. ये अब एबॉलिश हो गई है, अब ये प्रैक्टिस नहीं की जाती है, बट पहले लोग ये किया करते थे. Similarly, the custom of wearing large circular lip plates by Kichepo women in Sudan is yet another example of reshaping the body. तो ये इस तरह की किचेपो वुमेन लिप प्लेट्स पहना करती थी. एंड आप सोच सकते हैं पूरा दिन इसको पहन के रखना कैसा होता होगा. विमेन इसको पहने बिना अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी और अपने आप को अनड्रेस्ड ही मानती थी. द कायांस हैव अ ट्रेडिशन ऑफ आर्टिफिशियली इलोंगेटिंग नेक ऑफ गर्ल्स एंड विमेन विद अ सीरीज ऑफ ब्रास रिंग. तो इस तरह से ब्रास रिंग्स पहनते थे वो अपनी नेक में, जिससे क्या होता था, एक इल्यूजन होता था कि उनकी नेक जो है वो इलोंगेटेड दिखती थी. Okay, so this was about body modification. Next, we will discuss here is scarification. Scarification is an indication of status and tribal identification in some African cultures. ये होती क्या है? Elaborate incisions in a delicate pattern are made in certain parts of the person's body. एक इंसान की बॉडी में इस तरह के पैटर्न बनाए जाते थे कि वो एक पर्टिकुलर ट्राइब को बिलोंग करे, जिससे कि हमें पता चले कि वो किस ट्राइब को बिलोंग करता है. एंड दिस वाज वेरी वेरी पेनफुल. द पेनफुल इंसिशंस मस्ट बी इंड्योर्ड विदाउट एनी साइंस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रेस और पेन. ये किस तरह से किया जाता था, प्रोसेस क्या था इसका? नेचुरल स्किन इरिटेंट्स जो स्किन को इरिटेट करें, लिटरली ऐसी चीजें स्किन पर रब करी जाती थी जिससे कि स्किन इरिटेट हो जाए और हील होने के बाद एक मार्क छोड़ दे, एक पीछे से एक मार्क छोड़ दे, रेज्ड पैटर्न लाइक मार्क्स ऑन द फेस एंड बॉडी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं. नेचुरल स्किन इरिटेंट्स को इस तरह से स्किन पे लिटरली रब किया जाता था दैट आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल एज एन एडल्ट मेंबर ऑफ द ट्राइब. आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी अपनी ट्राइब के इस तरह के इंसिशंस बॉडी पर बनाए जाते थे एंड इट वाज अ वेरी वेरी पेनफुल एक्ट. द नेक्स्ट वॉज बॉडी टैटूइंग, जो कि आज भी प्रैक्टिस करी जाती है. लोग अलग अलग टाइप के मीनिंगफुल टैटूज बनवाते हैं, बट ये होता क्या है, बॉडी टैटूइंग इन्वॉल्व्स अ परमानेंट चेंज इन द बॉडी कलर. मीन्स जो आपका बॉडी कलर है उसमें एक परमानेंट चेंज हो जाता है बेस्ड ऑन द इंसर्शन ऑफ एन इनडेलेबल डाई इन द पंक्चर्ड स्किन. एक नीडल होती है जो आपकी स्किन में पंक्चर करती है, पियर्सिंग करती है, उसमें डाई को भरा जाता है, इंसर्शन ऑफ एन indelible dye. Tattooing was used by Thracians to indicate rank. Tattoos on men serve the same purpose as war uniforms by making them identifiable by their own tribe. तो tribe यानी कि अपने ग्रुप में एक पहचान बनाने के लिए भी इसको यूज किया जाता था. The Maoris of New Zealand have elaborate facial tattoos as marks of distinction and esteem. Some Indian tribes also tattoo their body. और यहाँ तो ट्राइब्स में काफी
famous हैं tattoos. In modern societies, tattooing can be a form of personal adornment or can indicate affinity to a group. Means एक ग्रुप के अमंग उनकी एक पहचान हो सकती है, यानी या फिर उनकी एक इंडिविजुअल पहचान भी हो सकती है. द जापानीज yakuza have a tradition of tattooing which has symbolic meaning. In western society, tattooing is commonly seen among biker groups or youngsters, etc. Today, tattooing is fairly common among the youth across the world. Okay, so the last topic we will discuss here is body painting. Body painting includes face painting and even makeup भी कुछ कुछ यहीं से निकल के आया है. In some tribes, girls oil themselves all over and then dust on red powdered camwood in order to look more attractive. Noble ladies of some ancient Chinese dynasties as well as Japanese geisha girls applied very heavy face makeup with the powder of ground rice and white light. तो इस तरह के मटेरियल्स वो यूज करते थे अपने आप को एडॉन करने के लिए. एप्लीकेशन ऑफ रोज पेटल रॉच ऑन cheeks and the center of the lower lip जो आज भी करी जाती है, simulated the tiny pursued mouth which was considered to be very beautiful. आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में. The modern cosmetic industry thrives and flourishes due to the interest of women for painting their faces. तो here is the information. जो आपकी एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड किया है, सो प्लीज गो एंड चेक आउट. And thank you for watching my channel. If you found this video helpful and interesting, please comment down below and like my video, share my channel to your friends, and thank you so much for watching.